हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एसटीडीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। लेकिन हम एसटीडी को एसटीडी ना बोलकर यहाँ पे एसटीआई बोलेंगे क्योंकि ये ज़्यादा सही वर्ड है। एसटीआई का मतलब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। डिजीज का मतलब होता है कि जब जो भी वायरस या बैक्टीरिया या फिर कोई भी पैथोजन जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया उसने सिम्टम दिखाने शुरू कर दिए, यानी आपको डिजीज हो गई है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर बैक्टीरिया या फिर जो भी पैथोजन है वो एंटर कर रहा है तो एंटर करते के साथ ही वो अपने सिम्टम शो कर दे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ बैक्टीरिया या जो पैथोजन है वो एंटर कर गया है बॉडी में, यानी उसने इन्फेक्शन कॉज कर दिया है हमारी बॉडी में, इसीलिए वो ज़्यादा सही वर्ड है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का मतलब है कि जो भी बैक्टीरिया या फिर जो भी पैथोजन है वो बॉडी में एंटर कर चुका है। तो इन्फेक्शंस और डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, इन सब यानी कि ऐसे इन्फेक्शन या फिर ऐसे डिजीज जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से ट्रांसमिट होते हैं एक दूसरे में, उसको हम बोलते हैं एसटीआई यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या फिर इसका दूसरा नाम है वीडी वेनरल डिजीज, या फिर और इसको हम बोल सकते हैं आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट है पूरा फीमेल और मेल में अलग अलग उसमें इन्फेक्शन हो गया है। ये तीनों ही इसी के नाम है, एसटीआई, आरटीआई और वीडी। अब एक एक करके इन डिजीज को पढ़ते हैं। तो सबसे पहली डिजीज है हमारी गोनोरिया। इस गोनोरिया को क्लैप डिजीज भी कहा जाता है और ये एक बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज है। उस बैक्टीरिया का नाम है नाइजेरिया गोनोरिया। इस बैक्टीरिया से ये डिजीज होती है। इन्फेक्शियस डिजीज है यानी फैल सकती है अगर कोई एक मल्टीपल पर्सन के साथ इंटरकोर्स करता है। जैसे किसी इंसान को डिजीज है, अब उसने किसी नॉर्मल पर्सन के साथ इंटरकोर्स किया तो ये उसमें भी फैल जाएगी, यानी ये डिजीज इन्फेक्शियस है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? सिम्टम्स ये है कि यूरिनेशन के टाइम पर बर्निंग सेंसेशन होगा। इसके अलावा पेल्विक एरिया में पेन होगा और पेनिस और वजाइना से जो डिस्चार्ज निकलते हैं उसमें भी कुछ चेंजेस होगा। इसके अलावा ये माँ से बच्चे में भी जा सकती है। अगर किसी की मदर को ये डिजीज है तो उससे बच्चे में भी ट्रांसफर हो सकती है। तो ये इसकी कॉमन फंक्शन है। अब इससे बचने के लिए क्या किया जाए? तो इससे बचने के लिए यही है, एक तो मीटिंग के टाइम पे कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करें, स्पेशली बैरियर मेथड्स का यूज करें ताकि बॉडी फ्लूइड्स एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, और बॉडी फ्लूइड्स कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो डिजीज नहीं फैलेगी। इसके अलावा एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ मीटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई इन्फेक्शियस पर्सन है और वो मल्टीपल पार्टनर के साथ मीटिंग करता है तो वो सब में ये डिजीज फैल जाएगी। तो ये तरीके अपना सकते हैं हम डिजीज से बचने के लिए। ये थी पहली डिजीज गोनोरिया, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है। दूसरी डिजीज है सिफिलिस। ये भी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। इस बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपेनोमा पैलिडम। ट्रिपोनीमा पैलिडम ये सिफिलिस कॉज करता है। अब वही ये भी कैसे फैलेगा? इन्फेक्टेड पर्सन की अगर आप कांटेक्ट में आएंगे तो ये फैलेगा, यानी वही सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलेगा। एसटीडी का मतलब ही यही है कि जो डिजीज सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से फैल रही है। तो ये सिफिलिस भी वही है। लेकिन एक बात इसमें खास है कि इसका लेटेंट पीरियड बहुत ही ज्यादा होता है, 20 ईयर्स का होता है। लेटेंट पीरियड का मतलब होता है वो टाइम जहाँ पर हमें डिजीज के सिम्टम शो नहीं होता, यानी बैक्टीरिया या वायरस या जो भी पैथोजन है वो बॉडी के अंदर तो एंटर कर गया है लेकिन उसने सिम्टम दिखाना स्टार्ट नहीं किया है, तो उसको बोलते हैं लेटेंट पीरियड। यानी इस डिजीज में अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस बॉडी के अंदर एंटर कर भी जाता है तो भी वो अपने सिम्टम दिखाएगा ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा आप में कोई डिजीज है। इसको हम बोलते हैं लेटेंट पीरियड। तो सबसे ज्यादा लेटेंट पीरियड है इसका 20 साल का। अब इसकी जो डिजीज है वो उसमें हमें 3 स्टेजेस दिखाई देती है। तो पहले स्टेजेस में हमें क्या सिम्टम दिखाई देते हैं? जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं और रेक्टम है और माउथ है, इन 3 जगह पर हमें सोर दिखाई देने लगते हैं। जैसे घाव हो जाते हैं उस तरीके के हमें दिखाई देने लगते हैं। लेकिन ये जो सोर होते हैं वो पेनलेस होते हैं, कोई दर्द नहीं होता। तो जनरली लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि ये तो ऐसे ही है, लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। और सेकेंड स्टेज पर हमें रैशेस होने लगते हैं, फीवर होने लगता है, जॉइंट पेन होने लगता है, जो भी बॉडी के जॉइंट्स हैं वहाँ पर पेन होने लगता है। तो ये सिम्टम पता ही नहीं चल पाते लोगों को ज़्यादातर, ये एसटीडी भी हो सकती है। और जब इसकी फाइनल स्टेज आती है तो उस टाइम पर लिवर, ब्रेन, नर्व, आइज और हार्ट सारे डैमेज होना चालू हो जाते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक डिजीज है और बहुत सारे लोग इससे मर भी जाते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट यही है कि एंटीबैक्टीरियल ड्रग दे, जैसे कि पेनिसिलिन,
और इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, पहचान कैसे करते हैं, इसके लिए VDRL टेस्ट होता है, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। ये टेस्ट किया जाता है जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि सिफिलिस है या नहीं है। ये थी दूसरी हमारी बैक्टीरियल डिजीज। तीसरी है जेनाइटल हर्पीज। ये वाली डिजीज वायरस से होती है, यानी वायरल डिजीज है, और उस वायरस का नाम है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 HSV2। इसके सिम्टम्स क्या क्या है, इसमें पेल्विक एरिया पर यानी कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहां पर पेन होगा, ईचिंग होगी, छोटे छोटे सोर्स अपीयर होने लग जाएंगे पेनिस और वेजाइना के ऊपर, और उसके बाद वो अल्सर बना लेंगे और स्कैब्स बना लेंगे, यानी वो बाद में छाले घाव बन जाएंगे और फिर वो स्कैब बन जाएंगे। अब इसको रोकने के लिए एंटीवायरल यूज करेंगे, क्योंकि ये वायरस से होने वाली डिजीज है तो एंटीवायरल यूज करना पड़ेगा। अगली डिजीज है क्लेमाइडियासिस। क्लेमाइडियासिस एक बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है और बैक्टीरिया है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिक। ये सबसे ज्यादा कॉमनली मिलने वाली डिजीज है। इसके सिम्टम क्या है, जेनाइटल ऑर्गन पे पेन होगा, वेजाइना और पेनिस से डिस्चार्ज निकलेगा, और एब्डोमेन में पेन होगा यानी पेट में दर्द होगा। इसके अलावा आइस से भी डिस्चार्ज निकलेगा, ये भी इसका एक सिम्टम है। अब बैक्टीरियल डिजीज है तो एंटीबायोटिक से इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगली डिजीज है जेनाइटल वार्ट्स। ये जेनाइटल वार्ट्स भी एक वायरल डिजीज है। तो अभी तक हमने दो वायरल डिजीज पढ़ी, एक जेनाइटल हर्पीज और जेनाइटल वार्ट्स। ये होती है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से। इसमें क्या होता है, वार्ट अपीयर हो जाए लगते हैं जेनाइटल ऑर्गन पे, इसलिए इसको बोलते हैं हम वार्ट, जेनाइटल वार्ट्स। वार्ट मतलब मस्से जैसे अपीयर होने लग जाएंगे जेनाइटल ऑर्गन पर। इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेगी, यानी कि जो वायरस को खत्म करे ऐसी दवाई। दो हो गई हमारी वायरल डिजीज। अगली है हमारी ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस एक प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है। इंपॉर्टेंट डिजीज है क्योंकि ये एकमात्र ऐसी डिजीज है जो हम प्रोटोजोआ से पढ़ रहे हैं, जो हमारी बुक में है। बाकी सारी ये तो वायरस से है या बैक्टीरिया से है, लेकिन ट्राइकोमोनियासिस प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है। और ये प्रोटोजोआ होता है पैरासिटिक, यानी दूसरे की बॉडी के ऊपर रहता है। और प्रोटोजोआ का नाम है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मेनली इसमें जो सिम्टम होते हैं वो फीमेल में दिखाई देते हैं, मेल में दिखाई नहीं देते। तो एक इंपॉर्टेंट डिजीज है अपने आप में। एक तो इसमें वेजाइनल जो डिस्चार्ज होता है उसकी स्मेल फाउल हो जाती है, अलग सी स्मेल हो जाती है। इसके अलावा जेनाइटल एरिया भी ईचिंग होने लगती है, यूरिनेशन के टाइम पर पेन होता है। तो इसके ज़्यादातर सिम्टम जो है हमें वुमेन में दिखाई देंगे, फीमेल में ही दिखाई देंगे, मेंस में नहीं दिखाई देंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिजीज है। अगली डिजीज है हेपेटाइटिस बी। ये हेपेटाइटिस बी बहुत ही खतरनाक डिजीज है जो कि वायरस से होती है, हेपेटाइटिस बी वायरस। इसके सिम्टम है नोजिया मतलब बेचैनी सी होती है, वॉमिटिंग उल्टी जैसा होता है, एब्डोमेन में पेन होगा, पेट में दर्द होगा, स्किन और आई येलो हो जाएंगी। इसके अलावा फटीग यानी मसल पेन होगा। अब ये वायरस से होने वाली डिजीज है तो वायरल मेडिसिन हमें लेनी पड़ेगी। ये डिजीज कैसे कैसे फैल सकती है, मान लीजिए आप कहीं हॉस्पिटल में गए और वहाँ पर डॉक्टर ने वही सुई लगा दी जो पहले वाले पेशेंट को लगाई थी, और अगर उसकी वही डिजीज़ हुई हेपेटाइटिस बी और उसका ब्लड उस सुई के कांटेक्ट में आया और वही अगर कोई आपको लगाएगा तो वो आपके कांटेक्ट में आ जाएगी और डिजीज़ फैल जाएगी। यानी अगर हम किसी का यूज़ किया हुआ इंजेक्शन यूज़ करते हैं, नीडल यूज़ करते हैं, तो वो उसके ब्लड के जो वायरस हैं वो हमारे अंदर पहुँच सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है, जो सर्जरीज वगैरह करते हैं डॉक्टर, अगर उसने इन्फेक्टेड पर्सन की जो सामान यूज़ किया है वही किसी फिर नॉर्मल पर्सन में इस्तेमाल कर लिया तो उसको वो डिजीज़ फैल जाएगी। तो इसलिए हमेशा बोलते हैं कि जो नीडल है आपको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए और जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उनको अच्छे से स्टरलाइज करके फिर यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा ब्लड आपने किसी और का चढ़ाया और आपको पता ही नहीं कि जिसका ब्लड चढ़ाया उसकी डिजीज़ है, तो वो फैल सकती है ये डिजीज़। और इसके अलावा माँ से बच्चे में भी फैल सकती हैं। अब ये जितनी भी हमने डिजीज़ पढ़ी उसमें से 3 डिजीज़ ऐसी हैं जिनका अभी तक हमारे पास कोई इलाज नहीं है। एक तो है हेपेटाइटिस बी, एक जेनाइटल हर्पीज और एक HIV इन्फेक्शन यानी कि एड्स। ये एड्स हमने पढ़ा नहीं है, ये हम डिजीज़ वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन एड्स का नाम आपने सुना ज़रूर होगा, वो होता है HIV से। तो ये 3 डिजीज़ ऐसी है जिसका अभी तक हमारे पास कोई इलाज नहीं है। बाकी जो भी डिजीज हैं उनका इलाज है, यानी उनको ठीक किया जा सकता है, लेकिन कब, अगर वो हमें शुरुआत में ही पता चल जाए। जैसे कि कैंसर हमें शुरुआत में पता चल जाता है तो उसका इलाज हो पाता है। ऐसे ही ये जो STDs हैं इनका अगर स्टार्टिंग में ही पता चल जाए तो इसका इलाज हो सकता है। अब कारण क्या है कि
क्यों नहीं पता चल पाता लोगों को? लोग जनरली इसके सिम्टम्स इग्नोर कर देते हैं, वो सोचते हैं ऐसे ही है। इसके अलावा वो सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा, इस चक्कर में लोग ये बता ही नहीं पाते लोगों को कि हमारे ऐसे करके कुछ डिजीज़ हैं। तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को ये अवेयर करना पड़ेगा कि ये छोटे से सिम्टम्स भी डिजीज़ हो सकती है, तो डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाएं। इसके अलावा जो फीमेल्स में एसटीडी होती हैं तो वो एसिम्टोमेटिक होती है, यानी सिम्टम शो ही नहीं होते फीमेल्स में, और फीमेल में पता ही नहीं चल पाता काफ़ी लंबे टाइम तक कि उसको ये डिजीज़ है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, सिम्टम दिखते ही नहीं हैं या फिर बहुत कम सिम्टम दिखते हैं अर्ली स्टेज में, और ऊपर से कि लोग क्या कहेंगे ये सोचकर भी पता ही नहीं चल पाता, और फिर ये डिजीज़ और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है, जैसे कि पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, अबॉर्शन होने लगते हैं, स्टिल बर्थ होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने लगती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है जहाँ पर प्रेगनेंसी होनी चाहिए वहाँ ना होकर कहीं और हो रही है, जैसे कि प्रेगनेंसी कहाँ होनी चाहिए, यूट्रस में, लेकिन अगर इम्प्लांटेशन यूट्रस की जगह कहीं और हो जाए, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में, तो उसको हम बोलेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये भी समस्या आ सकती है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी आ सकती है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है अगर हम ये लंबे टाइम तक बीमारियों को डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं या हमें पता नहीं चलता है, तो ये सारे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। अब ये देखा गया है कि जो एसटीआई है वो 15 से 24 साल के ग्रुप में बहुत ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि इस एज के लोगों को नॉलेज ही नहीं है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, ना तो उनको बैरियर मेथड्स या फिर कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में इतनी नॉलेज है, ना ही उनको ये पता है कि डिजीज़ हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो इसीलिए एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, ताकि लोगों को पता चल सके कि उनकी हेल्थ के लिए क्या सही है क्या नहीं, और अगर उनको डिजीज़ हो जाए तो क्या करना चाहिए, और जिसको नहीं है तो वो कैसे बच सकता है डिजीज़ से। अब ये सारे तरीके हमें अपनाने चाहिए अगर हमें एसटीडी अवॉइड करनी है, हम नहीं चाहते एसटीडी हो। पहला तो ये है कि मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स अवॉइड करें, क्योंकि अगर एक को डिजीज़ है तो वो बहुत सारे लोगों में फैल सकती है। दूसरी चीज़ है कि हमेशा कॉन्डम्स का यूज़ करें कोइटस के दौरान, ताकि बॉडी फ्लूइड मिक्स ना हो। बॉडी फ्लूइड मिक्स नहीं होंगे तो डिजीज़ भी नहीं फैलेगी। दूसरी चीज़ है कि अगर किसी को डाउट है कि उसको डिजीज़ हो सकती है, सिम्टम दिख रहे हैं, तो उसको बिना कुछ सोचे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर को, ताकि उसके डिजीज़ के बारे में पता चल सके और इलाज मिल सके। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम एसटीडी से बच सकते हैं। ये थी हमारी एनसीईआरटी की डिजीज़ एसटीडीज़। नेक्स्ट वीडियो में हम इनफर्टिलिटी और उसको कैसे सही करें वो पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए द डीके बॉटनी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।